इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राज निवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हम आपको लगातार वो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं जो जन आवाज और टीएनपी ने मिलकर किया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि बिहार में जो 9 प्रमंडल हैं वहां किसकी धाक देखने को मिल रही है। एक एक करके आपको हर प्रमंडल के बारे में बताएंगे। शुरुआत करते हैं भागलपुर प्रमंडल से। यहां कुल 12 सीटें हैं, एनडीए को 5 जबकि महागठबंधन को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। भागलपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां से कांग्रेस के अजीत शर्मा बढ़त बनाते दिख रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के रोहित पांडे से है। अब बात भागलपुर प्रमंडल के पीर 35 सीट की। यहां मुकाबला बीजेपी के मुरारी पासवान और आरजेडी के रामविलास पासवान के बीच का है। आरजेडी के रामविलास पासवान यहां से बढ़त बनाते दिख रहे हैं। तो भागलपुर प्रमंडल में कुल 12 सीटें हैं। एनडीए को 5 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं महागठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो भागलपुर प्रमंडल में महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए पिछले बार के मुकाबले 4 सीटों का नुकसान एनडीए को होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले बार एनडीए ने 9 सीटें यहां पर जीती थी, लेकिन इस बार 5 सीटों पर सिमटता हुआ एनडीए नजर आ रहा है। वहीं महागठबंधन ने पिछले बार 3 सीटें जीती थी और 4 सीटों का इजाफा यहां पर महागठबंधन को होता हुआ नजर आ रहा है। कुल 12 सीटें भागलपुर प्रमंडल में हैं। तो भागलपुर प्रमंडल पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। 12 सीटें हैं। एनडीए को यहां पर पिछले बार के चुनावों से अगर तुलना करेंगे तो नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महागठबंधन के लिए यहां पर जो समीकरण हैं वो पिछले बार के मुकाबले 4 सीटों की बढ़त महागठबंधन यहां पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। 2 जिले इस प्रमंडल में हैं, भागलपुर और बांका। भागलपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। 2020 में बीजेपी ने 3 सीटें यहां पर जीती थी। वहीं जेडीयू ने गोपालपुर और सुल्तानगंज पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने भागलपुर और आरजेडी ने नाथनगर पर जीत हासिल की थी। इन 12 सीटों पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। और जो एग्जिट पोल में नतीजे सामने आ रहे हैं, इस एग्जिट पोल में महागठबंधन को यहां पर पिछले बार की तुलना में 4 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुल 7 सीटें महागठबंधन यहां पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एनडीए को 4 सीटों का नुकसान होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। 5 सीटों पर एनडीए सिमटता हुआ नजर आ रहा है। बांका की अगर बात करें, भागलपुर प्रमंडल में ही बांका जिला भी आता है। 5 विधानसभा सीटें इसमें हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में अमरपुर बेलहर पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी, जबकि बांका सदर और कटोरिया सीट पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं धौरैया सीट आरजेडी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उसमें महागठबंधन 7 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए 5 सीटें भागलपुर में जीतता हुआ नजर आ रहा है। एक एक करके आपको 9 प्रमंडलों का सूरत हाल बताएंगे, कहां पर कौन भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले भागलपुर की बात कर लेते हैं। और भागलपुर जो पिछली बार एनडीए का गठ बनता हुआ नजर आया था, जेडीयू और बीजेपी को यहां पर सफलता मिली थी, तो यहां इस बार जो है महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एनडीए को नुकसान होता हुआ भागलपुर प्रमंडल में नजर आ रहा है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहां पर नजर नहीं आ रहा है। वो क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से एनडीए को यहां पर नुकसान हो रहा है, तमाम समीकरणों पर नजर डालेंगे। तमाम समीकरणों के बारे में आपको बताएंगे।
तो भागलपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के अजीत शर्मा बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के रोहित पांडे से है। तो भागलपुर में कांग्रेस के अजीत शर्मा एग्जिट पोल में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात पीर पैंती की भी कर लेते हैं। पीर पैंती की अगर बात करें तो यहां मुकाबला बीजेपी के मुरारी पासवान और आरजेडी के रामविलास पासवान के बीच का है। आरजेडी के रामविलास पासवान यहां से बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि पीर पैंती में आरजेडी को बढ़त मिलती हुई यहां नजर आ रही है। तो भागलपुर में महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। आज 9 प्रमंडलों पर हमारी नजर रहेगी। तमाम खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ गए हैं, एक एक करके उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सर्वे एक्सपर्ट अमित कुमार जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। उनके अलावा आरजेडी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर दिनेश पाल जी मेरे साथ में मौजूद हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल गोयल जी भी मेरे साथ में मौजूद हैं और अविनाश पासवान जेडीयू का पक्ष रखेंगे। मनोज बैठा जी जनसुराज का पक्ष रखेंगे और नीतू निषाद वरिष्ठ नेता कांग्रेस की हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत टीएनपी न्यूज पर। सबसे पहले अमित जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, भागलपुर में पिछली बार अगर देखा जाए तो एनडीए यहां पर बढ़त बनाता हुआ नजर आया था, लेकिन इस बार अगर एनडीए को 4 सीटों का नुकसान हो रहा है, क्या कुछ वजहें इसके पीछे नजर आ रही है? देखिए, भागलपुर में जो नुकसान की वजह है वो वजह एक है कि जो वहाँ भागलपुर से सांसद है जेडीयू के अजय मंडल, वो अजय मंडल जो है इस बार थोड़ी बाकी हुए पड़े हैं और भागलपुर जिले में अच्छा खासा वहाँ इसका एनडीए का गढ़ माना जाता था, तो वहाँ पे कई सीटें ऐसी हैं जहाँ अजय मंडल नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, बाकी होना एक अलग बात है, लेकिन वो दूसरे विपक्षी खेमे का प्रचार भी कर रहे थे चुनाव में और वहाँ गंगोता और मंडल वोट काफी तादाद में उस बेल्ट में। दूसरा देखिए, बिहपुर की सीट है, बिहपुर पे गोपाल मंडल भी जो है जो एग्जिस्टिंग विधायक थे, आपने बहुत चर्चित भी रहे कि नीतीश जी के घर के आगे मुख्यमंत्री के दरवाजे पर धरना प्रदर्शन भी किया और कई बार वायरल भी होते रहे। तो इस कारण से मुख्यमंत्री जी की जो छवि रही है उनके आगे देखिए, चाहे अशोक चौधरी हो चाहे कोई भी हो, उनके नीतीश कुमार जी की एक खासियत रही 20 साल के शासन में कि 0 टॉलरेंस की नीति पर रहते हैं वो। तो इस कारण उनका टिकट काट दिया। अब टिकट काट दिया तो बागी चुनाव में मैदान में आ गए, तो बागी आ गए तो वोट काटने लगे। अब देखिए, बागियों से इस चुनाव में बहुत सारी सीटें इफेक्टेड हो गई है और भागलपुर जिले में जो है और बांका जिले में पहले एनडीए का अच्छा प्रदर्शन था, इस बार वहाँ नुकसान हो रहा है और आगे प्रमंडल में और देखिएगा किसी प्रमंडल में उनको फायदा हो रहा है तो कहीं पे नुकसान, क्योंकि इस बार के मुकाबले में कांटे की टक्कर है और हम नहीं कह सकते कि 100% नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई सारी सीटें ऐसी हैं इस प्रमंडल में जहां कांटे की टक्कर है। तो एग्जिट पोल में एज के हिसाब से एज में जो है महागठबंधन को बढ़त है और एनडीए को थोड़ा सा नुकसान होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एनडीए को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है तो क्या जो बागी फैक्टर है वही वहां पर किरदार निभाता हुआ नजर आ रहा है। अनिल गोयल जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। अनिल जी, अगर भागलपुर की बात करें तो नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है आपको एग्जिट पोल्स में, क्या कुछ वजहें आप मानते हैं? क्या जो बागी फैक्टर जिस तरह से अमित जी बता रहे हैं वही आपको नुकसान कर रहा है वहां पर? नहीं, मेरा तो एक मानना है कि पूरे बिहार में एनडीए की लहर है, चाहे भागलपुर हो या कहीं भी हो, और हमारी सरकार बन रही है। किसी भी क्षेत्र में कोई एक आध सीट घट जाती है, कुछ दूसरे क्षेत्र में 2-4 सीट बढ़ जाती है। कुल मिलाकर के पूरे बिहार का नेतृत्व जो है वो एनडीए करेगा, सरकार एनडीए की बनेगी। इसलिए ठीक है, भागलपुर मंडल में आपका जो भी गणित है वो आपका ठीक होगा, लेकिन निश्चित तौर पर पूरे बिहार में हमारा एनडीए गठबंधन जीत रहा है, महागठबंधन हार रहा है और उससे उनको निराशा सामने दिखाई देने लगी। ठीक है, आरजेडी जो चैनलों पे बैठ करके बड़े बड़े बातें कर रहे थे, आज वो बगले झांक रहे हैं एग्जिट पोल आने के बाद, और निश्चित तौर पर हमारी एनडीए की सरकार बनेगी और हम बिहार की सेवा। ठीक है, दिनेश पाल जी से जवाब ले लेते हैं। दिनेश पाल जी, वो तो आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि एनडीए की ही सरकार बनेगी, लेकिन भागलपुर की अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको क्या लगता है कि क्या कुछ आपके वो प्रमुख मुद्दे रहे हैं जिसकी वजह से आपको भागलपुर में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, या फिर जो बागी फैक्टर है वो एनडीए को नुकसान कर रहा है? देखिए रोहन जी, अब जो भी फैसला होना है अब तो आज
की रात है, कल से तो फैसला सामने हो जाएगी। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और ईवीएम में बंद है। तो हम लोग ने तो हमारी पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने 18 तारीख को अपना शपथ समारोह भी तय कर दिया है, क्योंकि हम लोग आश्वस्त है कि हम लोग को बहुमत मिलने जा रहा है। यह हमारे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से मिले फीडबैक का अनुमान है। अब जब भागलपुर की बात कर रहे हैं तो आपके संवाददाता ने बहुत सही कहा कि भागलपुर का जो सर्वे एक्सपर्ट है हमारे, सर्वे एक्सपर्ट है अमित जी। दूसरी तरफ भागलपुर का जो सामाजिक समीकरण था वो उसके पार्टी का एक अंदर का जो कला हुआ, जैसे नीतीश को एक तो ये भाजपा के लोग मुख्यमंत्री चेहरा नहीं माने, ऊपर से जदयू का जो वोट बैंक था, जो नीतीश जी की स्थिति थी, उन्हीं के जो पार्टी के सांसद है वहां से भागलपुर से, उन्होंने सीधा लिखित आरोप लगाया कि पार्टी के जो विजय चौधरी हैं, लल्लन सिंह हैं, संजय झा हैं, ये तीनों लोग एक तरफा फैसला कर रहे हैं और बीजेपी से मिले हुए हैं। यानी यह संदेश नीचे तक गया। उसके बाद गोपाल मंडल जी को आपने देखा कि नीतीश जी के दरवाजे के सामने उनको कैसे अपमानित किया गया और कैसे वो बैठे रहे। उसके बाद टिकट कटा तो निर्दलीय लड़ गए। तो जो जातिगत अति पिछड़ा का वोट था, गंगोता और मंडल, जो अति पिछड़ा वोट जो जदयू और भाजपा को पिछली बार मिल गया था अधिक, वो वोट भी जुड़ गया। और बाकी जो सामाजिक समीकरण था वहां पे हमारे लिए वो दलित वोट हो या पिछड़ा वोट हो या अल्पसंख्यक का वोट हो, उसके बाद यहाँ पे की सवर्ण वोट भी आधा आधा के लगभग स्थिति थी। तो ये गंगोता और मंडल वोट ऐड होने के बाद वहां एक तरफा माहौल बन गया है। और आपको हमको लग रहा है कि आप 5 दिखा रहे हैं, हमको लग रहा है कि संख्या एनडीए का उसमें भी घटेगी, 5 से भी नीचे जाएंगे भागलपुर के प्रमंडल में एनडीए के लोग। तो यानी कि आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जो आपका प्रदर्शन है वो इससे भी बेहतर नजर आ सकता है। यहाँ पर जनसुराज से भी मनोज बैठा जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोज बैठा जी, जनसुराज का परफॉर्मेंस, क्या कुछ उम्मीदें आपको हैं इस बार पूरे बिहार को लेकर के भी, और अगर खासतौर पर मैं भागलपुर प्रमंडल की बात करूं तो क्या आप लगातार जनसुराज पार्टी पलायन के मुद्दे को उठाती रही है, तमाम मुद्दों को उठाती हुई नजर आई है, तो क्या कनेक्ट कर पाए आप लोग उन जनता से इस पर? हम लोगों ने 3 सालों से जनता के बीच में जाकर के जो बिहार के मुद्दे हैं और बिहार की जो समस्याएं हैं जनता के बीच में रखे हैं। और जनता का बहुत भरपूर प्यार मिला, सब लोग इस बात को सराहे हैं। अब जनता के डिसीजन लेकर के अपना मतदान में डाल दिया है। कल मतदान खुलेगा, किसको कितना % वोट मिला, किसको कौन वर्ग चाह रहा है, कौन नहीं चाह रहा है, ये सब कल पता चल जाएगा। लेकिन 3 सालों से हम लोगों ने, जनसुराज ने जनता की वो नस पकड़ी है जिससे वो सचमुच प्रताड़ित है। उसके बावजूद भी अगर जनता ने इस बातों को ढंग से नहीं समझ पाए या हम नहीं समझा पाए तो फिर से हम लोगों को एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। चाहे जिसकी भी सरकार बने, हम लोगों को शुरू से विपक्ष में यही रहे कि बिहार सुधरना चाहिए, बिहार से पलायन रुकना चाहिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। बिहारी जो गाली बन गया है, तो प्रतिष्ठा हो चुका है, उस प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए जिसकी भी सरकार बने, जिसको जनता ने अपना मैंडेट दिया है, उस पर कार्य करे। हम लोग तो शुरू से इसके समर्थक रहे हैं। हम लोग चुनावी मैदान में थे, मजबूती से लड़े, नई पार्टी बनाए और जनता के बीच में जाए। ये अपने आप में एक इतिहास है कि इतने कम समय में ये बिहार में एक पार्टी का उदय होता है, तो इतने बड़ी बड़ी पुरानी पार्टियों के समक्ष आकर के तीसरे मोर्चा के समक्ष खड़ा हो जाता है। और ये जनसुराज की देन है कि आज यानी कि कल जो आंकड़े निकलकर सामने आएंगे उस पर ही निर्भर करेगा कि जनसुराज का आगे का रोड मैप जो है वो क्या कुछ बिहार को लेकर के होना चाहिए। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुद्दे हमारे वही रहने वाले हैं। चलिए अब एक और प्रमंडल की बात कर लेते हैं। बात दरभंगा प्रमंडल की कर लेते हैं, जहां कुल 30 सीटें हैं। महागठबंधन को 18 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए को 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो यहां पर भी एनडीए को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए को 12 सीटें मिलने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। और अगर पिछले बार की मैं बात करूं तो यहां पर 22 सीटें एनडीए को मिली थी। दरभंगा प्रमंडल में कुल 30 सीटें हैं। महागठबंधन को 18 सीटें मिलने की संभावना है, यानी कि पिछले बार से 10 सीटें ज्यादा मिलती हुई महागठबंधन को नजर आ रही हैं। एनडीए को भी यहां पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। 10 सीटों का समीकरण एनडीए के लिए बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और जो सीटें हैं वो पिछले बार के मुकाबले में घटती हुई नजर आ रही हैं। तो दरभंगा प्रमंडल के दरभंगा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से वीआईपी के उमेश सहनी को बढ़त मिलती दिख रही है। बीजेपी के संजय सरावगी पिछड़ते दिख रहे हैं। दरभंगा की अगर अलीनगर सीट की बात करें तो इस सीट को लेकर के चर्चा बहुत जोरों से चल रही है। इस सीट से बीजेपी गायिका मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। उनका मुकाबला आरजेडी के विनोद मिश्रा से है। इस सीट पर आरजेडी को बढ़त मिलती दिख रही है। मैथिली ठाकुर यहां से पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं।
बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से जेडीयू के मदन साहनी बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। यहां उनके सामने आरजेडी के भोला यादव अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। जाले विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस के ऋषि मिश्रा बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के जीवेश मिश्रा से है। समस्तीपुर जिले की कल्याणपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से जेडीयू के महेश्वर हजारी बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। यहां उनके सामने सीपीआई एमएल के रंजीत राम अपनी किस्मत आजमाते हुए दिख रहे हैं। दरभंगा प्रमंडल की ही मधुबनी जिले की झंझारपुर सीट की बात करें तो यहां बीजेपी के नीतीश मिश्रा का मुकाबला सीपीआई के राम नारायण यादव से है। बीजेपी के नीतीश मिश्रा यहां से बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। तो ये वो तमाम सीटें हैं जिन पर नजरें लगातार हमारी बनी हुई हैं। जेडीयू से भी पक्ष रखने के लिए अविनाश पासवान जी मेरे साथ में यहां पर जुड़े हुए हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर अगर नुकसान हो रहा है तो उसके पीछे की वजहें क्या हैं। लेकिन अमित जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, यहां पर जो मंत्रियों की किस्मत है उसका फैसला भी होना है, और जिस तरह से जो एग्जिट पोल के आंकड़े तस्वीर दिखा रहे हैं वो तस्वीर अच्छी नजर नहीं आ रही है एनडीए खेमे के लिए। सोहन ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो ये पूरा का पूरा चुनाव है इस बार, ये चुनाव में जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। एग्जिट पोल में भले ही सत्ता से दूरी दिख रही है उनकी, लेकिन हमें लगता है कि जेडीयू का परफॉर्मेंस पिछली बार की तुलना में काफी अच्छा होते हुए नजर आ रहा है। उसका सिर्फ एक कारण है। कारण यह है कि नीतीश कुमार जी के प्रति आज भी जनता में कोई नाराजगी नहीं है, कोई ऊब नहीं देखी गई है। और जब भी हम लोग वहाँ पे एग्जिट पोल करने के लिए गए और बिहार में 8 महीने से काम कर रहे थे हम लोग, तो हम लोगों को कहीं भी नीतीश कुमार जी के प्रति ये नहीं दिखा कि उनके प्रति कोई नाराज है। हाँ, मंत्री और विधायकों से लोग नाराज थे, और जेडीयू ने बहुत हद तक अपने विधायक और मंत्रियों जिनसे लोग नाराज थे उनका टिकट काटा। वो एक फायदा जेडीयू को मिलेगा। देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे संजय सरवगी कह लीजिए, जीवेश मिश्रा कह लीजिए, ये तमाम वो नेता है जो अपने क्षेत्र से दूरी बनाए रखे। अब डिजिटल का जमाना है सोहन, और डिजिटल में क्या होता है कि आप कहाँ पे है तुरंत पता चल जाता है। तो ऐसे में ये आप नेता को बेवकूफ नहीं बना सकता है जनता को कि भाई मैं यहाँ पे हूँ और तुम्हारा काम नहीं कर रहा हूँ। वही नेता अब मैदान में टिकेंगे जो नेता जनता के साथ जुड़ाव में रहेंगे। बीजेपी में बहुत सारे कैंडिडेट को टिकट रिपीट कर दिया, जो एग्जिस्टिंग विधायक थे उनके प्रति नाराजगी थी। तो ये बेल्ट में बीजेपी की पकड़ अच्छी मजबूत पहले थी, लेकिन इस बार कमजोर हो गई है। जेडीयू की जिस बेल्ट में पकड़ मजबूत है, जेडीयू की सीटें बढ़ रही हैं सोहन। जेडीयू का देखिए संगठन यदि कहते हैं तो जमीनी स्तर पे राष्ट्रीय जनता दल का और जेडीयू का संगठन बहुत मजबूत है। बीजेपी को संगठन के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है, वहाँ जमीनी स्तर पर संगठन नहीं है। और कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी बीजेपी को एक नुकसान की वजह रही है। और इन सब के अलावा जन स्वराज एक ऐसी विचारधारा की पार्टी आई मैदान में जो जाति पाति से दूर होकर के अपने मैदान में लड़ने का शुरुआत किया, और उसने इस बेल्ट में बहुत अच्छा खासा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को किया है। ठीक है, अविनाश पासवान जी भी जेडीयू से मेरे साथ में लगातार बने हुए। अविनाश जी, आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से अमित जी भी बता रहे हैं कि जेडीयू की सीटें पिछली बार के मुकाबले जो है इस बार बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से प्रमंडल में एनडीए को नुकसान हो रहा है, तो कहां पर चूक रह गई है? जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, अगर ये एग्जिट पोल में तब्दील होते हैं तो? देखिए, मैं सबसे पहले तो सबको नमस्कार करूंगा। और मैं देखिए, एग्जिट पोल ठीक है, एग्जिट पोल पे मैं इस पे भी विश्वास नहीं करता कि एनडीए की सरकार बन रही है, इस पे भी विश्वास नहीं करता कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल ठीक है, सारे मीडिया हाउसेस चला रहे हैं, बट मेरी नजर जो है वो कल के मैंडेट पे है, और मैंडेट लॉक हो चुका है। दूसरी बात यह है कि हम लोग कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और पार्टी के कार्यकर्ता जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उससे हमें कॉन्फिडेंस मिल रहा है, मैं आपको सही मायने बताऊं तो। और जब हम इसका रेजोनेंस हो रहा है एग्जिट पोल से, तो थोड़ी मतलब सहूलियत तो मिल ही रही है कि ठीक है, हमारी सरकार इसलिए भी बन रही है क्योंकि हमने जिस तरीके से महिलाओं के लिए काम किया है, जिस तरीके से आप देखें तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में काम किया है, वही देख के जनता ने वोट किया है। और एग्जिट पोल ठीक है, एग्जिट पोल के ऊपर तो हम डिस्कशंस कर ही सकते हैं, और लेकिन मेरा मानना ये है कि एग्जिट पोल के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंस
रखना किसी भी पार्टी के लिए, मैं आपको बताऊं तो वो सदा मतलब वो ठीक नहीं है। आप कल जो मैंडेट आने वाला है उसको हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन एक बात तय है कि जनता ने जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है और जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग की है, उससे एक बात तो तय है कि महिलाओं ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अपना बड़ा भाई मान के, आप मैं बताऊं गार्जियन मान के एक तरीके से वोटिंग की, और वो चाहती है कि यानी कि आपको ये लग रहा है कि जो महिला वोटरों की जो संख्या बढ़ी है उसका फायदा जो है एनडीए को यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। नीतू जी भी मेरे साथ में यहां पर बनी हुई है। नीतू जी, वो अभी भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जो महिला वोटर्स हैं वो एनडीए के साथ ही जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दरभंगा प्रमंडल में अगर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, क्या आपको फैक्टर्स लगते हैं और महिला वोटर्स क्या वाकई में ये माना जाए कि महागठबंधन से पहले से ही एनडीए के साथ में थे, महागठबंधन वहां पर जो नुकसान कर सकता था एनडीए को वो नहीं कर पाया है? सभी साथियों को नमस्कार। एनडीए की जो बढ़त है और जो घट रही है एनडीए लगातार सभी प्रमंडलों में, तो इसका आंकड़ा हम लोगों को कल एक बजते बजते तो मिल ही जाएगा मेरे ख्याल से। और जहां तक महिला वोटिंग प्रतिशत की बात है, तो मैं बार बार कह रही हूँ, आप किसी के बेटा को पेपर लीक में लाठी से पीटिएगा, आप क्या सोचते महिला आपको वोट कर देंगी? इतनी तो संवेदना उसके अंदर है कि अपने बच्चों का दर्द का अनुभव है, उन्हें अपनी बहनों का दर्द का अनुभव है कि उन्होंने जिस तरीका से आंगनबाड़ी दीदी, जीविका दीदी और आशा बहनों पर जो लाठी चटकाए थे वो तो भूली नहीं होगी। तो सभी दिन जो होता है वो सरकार का होगा, पर एक दिन जो होता है वोट का दिन, वो देश की जनता का होता है। वो मालिक होता है, वो सर्वोपरि होता है, वो जनादेश जिसको देना होता है वो देता है। शुभम जी, आप जानते हैं कि हम एक ऐसे पार्टी के नेता हैं, ऐसे पार्टी के लोग हैं जहां पर कि हमने सत्ता को, जब जनता ने जनादेश दिया तो हम सत्ता में भी रहे, और चाहे जनता ने जनादेश नहीं भी दिया हो तो हम राज्य हो या देश हो विपक्ष में भी रहे। हम लोग ने जनता के जनादेश को सर्वोपरि माना है। आप देख सकते हैं कि जब हमारे नेता को ये अनुभव हो गया कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जनता ने जनादेश हमें दिया है, तो हमारे नेता ने सारी चोरी को जनता के बीच में लाके रख दिया है, जिसका परिणाम ये है कि आज जो चुनाव, यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रही हैं कि जो भी खामियां थी वो राहुल गांधी जी के द्वारा जो है जनता के बीच में रख दी गई हैं और उसका फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, और सीधी तस्वीर महागठबंधन के आंकड़ों में भी उसकी झलकती हुई नजर आएगी। बात कोसी प्रमंडल की भी कर लेते हैं, जहां 13 सीटें हैं, एनडीए को 6 जबकि महागठबंधन को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कोसी में कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिल रही है, 6 पर एनडीए तो 7 पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो कोसी प्रमंडल में 13 सीटें हैं, एनडीए को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, 7 सीटें जो हैं महागठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। 4 सीटों का नुकसान यहां पर भी पिछले बार के चुनाव की तुलना में एनडीए को होता हुआ नजर आ रहा है। मधेपुरा विधानसभा सीट की बात करें तो आरजेडी के चंद्रशेखर चुनावी मैदान में है, उनका मुकाबला बीजेपी की कविता कुमारी साहा से है। आरजेडी के चंद्रशेखर को यहां से बढ़त मिलती दिख रही है। अब बात कोसी की सहरसा की सोनबरसा सीट की करें तो यहां जेडीयू के रत्नेश सदा और कांग्रेस की सरिता देवी के बीच में मुकाबला है। जेडीयू के रत्नेश सदा यहां से बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सुपौल विधानसभा सीट पर जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव चुनावी मैदान में है, उनका मुकाबला कांग्रेस के मंतुल्लाह रहमानी से है। यहां से जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वे एक्सपर्ट अमित जी लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं। अमित जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, कोसी में भी महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर सीटों की बात करें तो 50-50 की फाइट यहां पर नजर आ रही है। कोसी को माना जाता है कि बाढ़ प्रभावित जो है ये क्षेत्र रहा है, क्या इसका भी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है इस बार के आंकड़ों में? हम देखिए, जो कोसी का बेल्ट है उसमें जेडीयू को नुकसान नहीं हो रहा है, बीजेपी को नुकसान हो रहा है। वहाँ पे जेडीयू का प्रदर्शन अच्छा है। देखिए, जेडीयू के रत्नेश सदा
विजेंद्र चौधरी सरीखे मंत्री वापस कई टर्म से जीत रहे हैं और आज भी जीत रहे हैं। तो वहां पे जो नुकसान हो रहा है बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है एनडीए को। और पर यह है कि महागठबंधन जो पिछली बार कम सीटों की वजह से सत्ता में नहीं आई थी, उसके लिए बूंद बूंद से घड़ा भरते हुए दिख रहा है सवाल वहाँ। जी ठीक है। अनिल गोयल जी भी मेरे साथ में लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, अब आपसे मैं समझना चाहूंगा, अब ये कहा जा रहा है कि इस बार जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कि बीजेपी पिछले बार दूसरी पार्टी थी, इस बार तीसरे नंबर की पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। कोसी में भी जो नुकसान हो रहा है उसके लिए बीजेपी को वजह माना जा रहा है। कितने सहमत आप इससे? नहीं, बीजेपी की कोई वजह नहीं है। हम सरकार बना रहे हैं, बार बार कह रहा हूं, और वहां पर सही मायनों में जो लालू यादव की पार्टी है उनके एमवाई के फैक्टर के आगे हमारा एमवाई फैक्टर मजबूत है। महिलाएं हमारे साथ हैं, युवाएं हमारे साथ हैं, और उस एमवाई फैक्टर की वजह से हम वहां पर सरकार बनाएंगे। वो ठीक है कि कल तक के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वोट चोरी की बात कह रहे थे, आज बिहार की जनता ने देख लिया है कि सिर्फ झूठ बोलना और जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमने जितनी भी जनसभाएं हुई हैं, हर जनसभाओं में हमारे नेताओं ने स्पष्ट तौर से पूछा है कि बताओ आप में से किसे वोट कटा, आपको वोट नहीं डालने दिया गया। तो सबके किसी के वोट नहीं कटा, सबने वोट डाले हैं। सिर्फ अगर वोट कटे उनके कटे हैं जो स्वर्ग सिधार गए हैं, जो बिहार छोड़ गए हैं, जो घुसपैठिए हैं। अगर उनको हटना चाहिए उनको हटा है, और इनको ये दर्द हुआ है कि हम घुसपैठियों के वोटों के सहारे बिहार को जीतना चाहते हैं। और इसका निगेटिव जो असर हुआ है वो इंडिया ग्रुप को हुआ है, और उसका फायदा एनडीए को मिल रहा है। ठीक है, आपका ये मानना है कि एसआईआर को लेकर के जिस तरह की बातें जमीन पर निकलकर सामने आई हैं उसका जो नुकसान है वो महागठबंधन को होता हुआ नजर आया है। दिनेश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्या आप सहमत हैं एसआईआर को लेकर के? जो भी अधिकार यात्रा निकाली गई थी, तेजस्वी यादव यात्रा निकालते हुए नजर आए थे, उसकी वजह से आपको वहां पर खामियाजा भुगतना पड़ा है? देखिए, एसआईआर के लिए तेजस्वी जी, राहुल जी और महागठबंधन के साथियों ने जिस प्रकार से बिहार की जनता को अपने वोट के अधिकार के प्रति जागरूक किया और जो बेईमानी करने की कोशिश कर रहा था चुनाव आयोग, जो आनन फानन कर रहा था, उस पर एक शिकंजा कसा। और चुनाव आयोग को हमने सड़क से लेकर कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार कार्ड को अनिवार्य किया। चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं था, जबकि हम लोग शुरू से कह रहे थे कि आधार कार्ड को मानिए। तो हम लोग उसमें मुस्तैदी से लड़े। उसके बाद कम से कम जो चोरी हुई है, मतलब चोरी बहुत होने की संभावना थी, लेकिन उसको हम लोगों ने कम किया। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं बीजेपी के नेता की ऐसा नहीं हुआ, कोई वोट कटा। आप अगर उठा के देखेंगे तो मतदान के दिन पहले चरण में बहुत बल्कि ज्यादा आया, बहुत सारे ऐसे मतदाता जो गए मतदान करने, उनका नाम कटा हुआ मिला। दूसरी तरफ कई ऐसे मतदाता भी सामने आए जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली में मतदान किए थे, और भाजपा के सब नेता, राकेश सिन्हा हो चाहे ओझा हो, और वो बिहार में भी मतदान। कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब यह है कि एसआईआर में अभी भी खामियां हैं, इसको दुरुस्त करने की चुनाव आयोग को जरूरत है, इसको लेकर के कदम यहां पर जरूर उठाने चाहिए। अब मगध प्रमंडल की भी बात करते हैं। पिछली बार इसको लेकर के खूब चर्चा हुई थी। यहां कुल 26 सीटें हैं, जिनमें 7 एनडीए को, 17 महागठबंधन को और 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो मगध प्रमंडल में 26 सीटें हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एनडीए को 7 सीटें मिलने की संभावना है, 17 सीटें महागठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात अगर 2 सीटें अन्य के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही हैं। मगध के औरंगाबाद जिले की कुटुंबा सीट की अगर बात करें तो यहां से हम के उम्मीदवार ललन राम बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के राजेश राम यहां से पिछड़ रहे हैं। जहानाबाद विधानसभा सीट की बात करें तो यहां जेडीयू के चंद्रेश्वर प्रसाद का मुकाबला आरजेडी के राहुल कुमार से है। आरजेडी के राहुल कुमार बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। घोसी विधानसभा सीट की बात करें तो जेडीयू के ऋतुराज का सामना सीपीआईएमएल के रामबली सिंह यादव से है। रामबली सिंह यादव यहां से आगे चल रहे हैं। तो इन तमाम सीटों पर जो नजरें हैं वो लगातार बनी हुई नजर आ रही हैं। मगध प्रमंडल कई मायनों में बेहद खास भी हो जाता है, क्योंकि पिछली बार यहां पर ज्यादा नुकसान अगर एनडीए को हुआ था तो उसे मगध प्रमंडल को बड़ी वजह माना गया था, और आरजेडी मुख्य मुकाबले में मगध प्रमंडल की वजह से ही माना गया था। अमित जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, मगध में अगर देखें तो पिछली बार के मुकाबले में एक सीट जो है एनडीए की जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो 2 अन्य सीटें हैं वो कौन यहां पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है? क्या जनसुराज यहां पर पिक्चर में आ रहा है? जी सोहन, देखिए जनसुराज यहाँ पे गया जिले की 2 सीटें, एक सिरघाटी सीट है और एक सीट और है अपने उस पे जो है ना तिखारी,
इन दोनों सीटों पे फाइट में है, जो कि दिख रहा है। इसके अलावा सोहन मैं ये बताऊं कि ये बेल्ट जो है क्या है, जो मगध का बेल्ट है, या बेल्ट पे शुरू से आरजेडी का दबदबा रहा है और जेडीयू का यहाँ प्रदर्शन ठीक ठाक रहता है। पिछले चुनाव में जेडीयू का गड़बड़ हो गया था, जेडीयू की वजह से ही यहाँ पे सीटें थोड़ी सी बढ़ भी रही है। हालांकि एनडीए की, हालांकि एक बात और भी समझने वाली बात है कि कांग्रेस ने जहां से अपनी यात्रा की शुरुआत करी थी, एसआईआर को लेकर के वोटर अधिकार यात्रा की, और जिस प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में करे थे, वो प्रदेश अध्यक्ष की फंस गई है राजेश राम की। अब राजेश राम कांग्रेस के लिए ये देखना है कि कल के जो नतीजे आते हैं मतगणना के बाद, ये तो एग्जिट पोल में तो चल रहे हैं, अगर कल वो चुनाव हार जाते हैं तो कांग्रेस के लिए कहीं बैगेज न बन जाए। ठीक है, अब वो बैगेज बन जाएंगे कांग्रेस के लिए, क्योंकि उनका हारना, देखिए उनके हारने के कई सारे कारण है। जिस तरह से महागठबंधन में खींचातानी चलते रही, इन चुनाव के वक्त में सीटों का आखिरी मोमेंट तक ले जाना, बार बार दिल्ली में मीटिंग करना और नतीजा नहीं निकाल पाना, ये सब महागठबंधन के बाकी के जो साथी है, उनके जो जमीन पे कार्यकर्ता है, उनको रास नहीं आया। ठीक है, और कुल मिला के कहिए तो राजेश राम को रिपेयरिंग करते करते बहुत देर हो गई। अगर इस प्रमंडल में देखा जाए सोहन, तो ये प्रमंडल में औरंगाबाद आता है, जहानाबाद आता है, अरवल आता है, ये तमाम वो 3 जगह है जहाँ पर आरजेडी का गढ़ है, और कांग्रेस भी उस इलाके में जो है सासाराम की बेल्ट में अच्छा प्रदर्शन करती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर महागठबंधन को एज ज्यादा है तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, नीतीश कुमार जी के राज में अविनाश जी ने बहुत अच्छा कहा कि नीतीश जी पर महिलाओं का भरोसा था, है और रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि बिहार में जो महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, वह नीतीश कुमार जी को इतिहास में दर्ज करेगा कि नीतीश कुमार जी ने बिहार की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं। और बिहार ने एक एग्जाम्पल जरूर उनके शासन में सेट किया कि भाई ठीक है, महिलाओं का कैसे सशक्तिकरण किया जाए, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इस बार के चुनाव में जो नुकसान हुआ है एनडीए को, वो सबसे बड़ा नुकसान 2 कारणों से हुआ है। एक, चिराग पासवान को अधिक से सीट पर लड़ा देना, और चिराग पासवान पिछली बार जिस तरह से जेडीयू के उम्मीदवारों को हराए थे, उसके कारण संगठन जो जेडीयू का है जमीन पे बहुत मजबूत है। उनको ऐसा लगता है कि चिराग जो है आने वाले समय में हमारी पार्टी के लिए खतरा है, हमारे मुख्यमंत्री जी को के लिए सही व्यक्ति नहीं है, और जेडीयू मतलब नीतीश कुमार है। ठीक है ना? ठीक है, तो ये बात समझनी पड़ेगी। और दूसरी सोहन ये भी बात है, एक मैं बता दूं आपको कि जो सीटें जो बीजेपी ने मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं करके नुकसान किया है, अगर शुरू में जैसे तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने किया और नीतीश कुमार को घोषणा कर देते, तो हो सकता है कि मेरे एग्जिट पोल में, हमारे जो जन आवाज का एग्जिट पोल है, उसमें महागठबंधन की सरकार बन रही है, वो शायद रुक सकती थी। लेकिन अब देर बहुत हो गई, अब तो सब कुछ ईवीएम में बंद हो गया है। नीतीश कुमार जी बिहार के लिए बहुत अच्छे थे, हैं, और सदैव बिहार के लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, महागठबंधन यहां पर जरूर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुटुंबा सीट से जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस के लिए सेटबैक से कम नहीं है। नीतू जी लगातार मेरे साथ में बनी हुई है। नीतू जी, महागठबंधन का गढ़ मगध को माना जाता है, लेकिन अगर राजेश राम, जिस तरह से एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं, यहां से अगर चुनाव हारते हैं, यही अगर फाइनल आंकड़े भी निकलकर ये तस्वीर बयां करते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए मंथन करने की जरूरत हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके। देखिए, पार्टी कोई व्यक्ति विशेष पे नहीं चलती है, पार्टी अपने एक प्रावधान से चलती है। और हमारे नेता राजेश राम जी, अभी चूंकि उतनी चिंता की विषय नहीं है, अभी एक पोल आ रहा है जो आदमी आकलन कर रहा है, लेकिन परिस्थितियां चेंज होती है। अब क्या है ना कि इस बार की जो जनता है ना, ये चुनाव इस बार में महागठबंधन ने चुनाव नहीं लड़ा, इस बार जनता ने चुनाव लड़ा है, और जनता सरकार के खिलाफ ही ना चुनाव लड़ रही है। और इस बार आप देखे होंगे कि सासाराम में जो चीजें निकल के सामने आई कि 3 बजे सुबह में जनता ने अपने मत की रक्षा और सुरक्षा स्वतः की है। 3 बजे सुबह उन्होंने वीडियो जारी किया, छपड़ा में जारी किया, ये सभी जनता खुद कर रही है। इसलिए इस बार का माहौल जो है वो महागठबंधन के फेवर में है। 1-2 सीट हमारे इधर उधर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, विपक्ष भी होना अनिवार्य है लोकतंत्र में।
लेकिन हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग तो खुद बुद्धिजीवी हैं, हम लोगों ने टीएन शेषन और केजी राव का भी चुनाव का माहौल देखा है, जिसमें जनता भी डरती थी और सरकारें भी डरती थी। लेकिन आज जो परिस्थिति है उसमें हम लोग राजेश कुमार का भी और ज्ञानेश कुमार का भी माहौल देख रहे हैं। किस तरह से उन लोगों ने जनता को भ्रमित कर रखा है, किस तरह से उन लोगों ने दिन चुनाव आयोग से आपकी नाराजगी अभी भी है, जिस तरह से जो एग्जिट पोल हैं, भले ही महागठबंधन जो है उसमें थोड़ा सा बढ़त बनाता हुआ जरूर नजर आ रहा है। अविनाश जी से भी मैं जवाब ले लेता हूं। अविनाश जी, अब एलजेपीआर को जिस तरह से 29 सीटें दी गई हैं, क्या आपको लग रहा है कि वहां पर कहीं चूक हुई है? और जिस तरह से अमित जी भी बता रहे थे कि एलजेपीआर अगर जेडीयू के लिए कोई खतरा है तो वो एलजेपीआर है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर के भी चिराग पासवान लगातार दम भरते रहते हैं। नहीं, जब हमने गठबंधन, मतलब जब 5 पार्टियां हमारी एनडीए की, तो जब हमने गठबंधन किया, जब गठबंधन कर ही लिया तो उसमें एक दूसरे से खतरे का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम लोग कोई फ्रेंडली फाइट तो कर नहीं रहे थे। हमारा क्लियर मैंडेट था कि हम सीटों का जो बंटवारा करेंगे, हम उस समय का माहौल देख के हमने सारा कुछ किया है, हमने ऊपर नीचे चेक करके जो भी है। लेकिन अब इसके ऊपर डिस्कशन करना कि किसके पास कितनी सीटें थी और किसके कारण किसको लॉस हुआ, ये मुझे लगता है कि आउट ऑफ टाइम हो गया ये, बिकॉज अब कल तक, मतलब आप देखें तो 11 तारीख को तो मैंडेट लॉक हो चुका है। अब कल का इंतजार करेंगे हम। लेकिन एक बात तय है, मैं आपको बताऊं, आपके एग्जिट पोल के माध्यम, मैं देख रहा हूं एग्जिट पोल भी आपका, हो सकता है आपका सैंपल सर्वे जो भी है, लेकिन और भी जगह पे एग्जिट पोल आ रहे हैं। लेकिन मैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं एग्जिट पोल्स पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूं, और मैं विश्वास रखता हूं ग्राउंड रिपोर्ट्स पे। और हमारे एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, उनके कार्यकर्ता लगातार जिस तरीके से हम लोग संपर्क में हैं, तो हमारे पास यही बातें निकल के आ रही है कि एनडीए की सरकार दोबारा बन रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का जो विश्वास है जनता के बीच में, वो कायम है। और उसी कायम विश्वास को रखने के लिए जनता दोबारा उसी विकास के दर को कंटिन्यू करने के लिए जनता दोबारा घर से निकली है। यानी कि आप अभी आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का जो चेहरा है वो जनता के बीच में लोकप्रिय है। हालांकि अभी एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं, जब रिजल्ट निकलकर सामने आएगा उसमें क्या वाकई में भरोसा है या फिर नहीं है, ये तस्वीर भी क्लियर होती हुई नजर आएगी। मनोज जी भी मेरे साथ में यहाँ पर जनसुराज से बैठे हुए हैं। मनोज जी, अब एग्जिट पोल की बात करें तो मगध में आपका खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, खुश हैं आप मगध क्षेत्र में अगर आपको यहाँ पर सीट मिलती हुई नजर आती है तो? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने वहाँ पे बहुत मेहनत किया है, लोगों से कनेक्ट किया है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जनसुराज भी एक तीसरे मोर्चा के रूप में इस बिहार में अपना चुनाव लड़ रहा है। और एक बात को ध्यान देने की बात है कि जनसुराज इस बिहार में पहली बार पार्टी बनाया है, पहली बार प्रचार प्रसार किया, बिना किसी गठबंधन के लड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक मैसेज है कि जनसुराज में कितने लोग उसे जुड़ करके अपना वोटिंग देते, अपना मत देते हैं। हमने तो बिहार के जाति पात और धर्म से ऊपर उठ करके बिहार के मुद्दों, शुद्ध रूप से बिहार की जो समस्या है उसके बारे में बात की, लोगों को समझाया, समझाने का प्रयास किया। अगर लोगों के बातें हम लोगों को समझाने में प्रयास सफल रहे हैं तो निश्चित रूप से लोगों का मत हमारी तरफ झुकेगा। ठीक है, अब देखना दिलचस्प होगा कि जब नतीजे निकल करके सामने आते हैं तो उसमें जनसुराज की जो तस्वीर है वो किस तरह से निकल करके सामने आती है, क्योंकि जनसुराज को लेकर के कई तरह के सवाल जनता के मन में जो है वो जरूर थे। अब बात मुंगेर प्रमंडल की भी कर लेते हैं, जहां 22 सीटें हैं। अब मुंगेर प्रमंडल में बाजी कौन मारता हुआ नजर आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात करें तो 8 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है, जबकि 14 सीटें महागठबंधन को मिलने की संभावना मुंगेर प्रमंडल में है। 22 सीटों में से 8 सीटें एनडीए यहां पर जीतता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 14 सीटें महागठबंधन को मिलते हुए नजर आ रही हैं। जमुई की अगर बात करें तो बीजेपी के श्रेयसी सिंह मैदान में हैं, उनका मुकाबला आरजेडी के शमशाद आलम से है, यहां से श्रेयसी सिंह को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। मुंगेर की ही तारापुर सीट की बात करें तो यहां से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनके सामने आरजेडी के अरुण कुमार चुनौती दे रहे हैं। इस सीट से सम्राट चौधरी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है।
मुंगेर प्रमंडल के लखीसराय सीट से बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मैदान में हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के अमरेश कुमार अनीश से है। विजय सिन्हा इस सीट से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाजी कांग्रेस उम्मीदवार के हाथ लगती हुई नजर आ रही है। झाझा सीट की अगर बात करें तो यहां आरजेडी को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। यहां से आरजेडी ने जयप्रकाश नारायण यादव को टिकट दिया है। आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव जेडीयू के दामोदर रावत की तुलना में बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अमित जी, अगर मुंगेर को लेकर के बात करें तो 2 डिप्टी सीएम अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लखीसराय से जो एग्जिट पोल बता रहा है तस्वीर अच्छी नहीं आ रही है विजय सिन्हा जी के लिए। सोहन, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। सोहन, देखिए, मुंगेर प्रमंडल में जो है सबसे बड़ा न्यूज ये है कि बीजेपी के डिप्टी सीएम के जो थे वर्तमान में, वो जो है अपना कहिए तो चुनाव हार रहे हैं और कांग्रेस वहां जीत रही लखीसराय से। विजय सिन्हा जी चुनाव मैदान में थे और वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, देखिए, मुंगेर में ही तारापुर जो है बढ़ता है विधानसभा, वहां से सम्राट चौधरी जी, हालांकि सम्राट चौधरी बहुत अधिक से नहीं जीतेंगे, लेकिन चुनाव जीतेंगे ये तय है। इस प्रमंडल में देखिए क्या है, जेडीयू का अच्छा इम्पैक्ट है, बीजेपी भी है, यहाँ पे फाइट सही है, लेकिन कुछ सीटों का नुकसान यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है एनडीए को, और यहाँ पे महागठबंधन कुछ फायदा नजर आ रहा है करते हुए। क्योंकि देखिए, जिस तरह से जमुई में जयप्रकाश नारायण जैसे कद्दावर नेता को आरजेडी ने लड़ाया, तो वो सीट जो है दामोदर रावत से झाझा की सीट जो है वो छिनती हुई नजर आ रही है। उसी तरह से चकाई सीट पर जो है एमएलसी जो संजय प्रसाद थे, उनके चुनाव लड़ने से सुमित सिंह की हालत खराब हुई है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हर 2 लोगों की लड़ाई में सीट निकल रही है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि मुंगेर प्रमंडल में यदि देखेंगे तो हम तो मुंगेर प्रमंडल में प्रदर्शन जो है महागठबंधन का ठीक ठाक है। लखीसराय की दोनों ही सीटें, लखीसराय एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो सकता है कि जहां रिजल्ट 0-2 से हो। बाकी की जगह पे मुंगेर में 2-1 का रिजल्ट आ सकता है, जमुई में 2-2 का रिजल्ट हो सकता है। ये तमाम बेल्ट में जो है ना वोटिंग का परसेंटेज अच्छा हुआ है और अच्छा वोटिंग। देखिए, जेडीयू को कोई नुकसान नहीं है, जेडीयू बहुत फायदे में है, नुकसान बीजेपी और एलजेपी आर को है। उनकी वजह से जो है एनडीए पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। हेलो, ठीक है। अनिल गोयल जी भी लगातार मेरे साथ में यहां पर बने हुए। अनिल जी, लखीसराय सीट को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम आपके वहां से चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं, एग्जिट पोल जो निकलकर सामने आ रहे हैं। साथ ही महिला वोटर्स की जब बात आती है तो फिर जेडीयू से जिस तरह से अमित जी भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार पर भरोसा जताते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या महिला वोटर्स ने बीजेपी को भी वहां पर वोट किया है? यह भी बड़ा प्रश्न उठता हुआ जरूर नजर आ रहा है। अगर मुंगेर प्रमंडल की मैं बात करूं, अगर ये जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता हुआ नजर आता है, तो क्या लगता है आपको कहां पर कमी नजर आती है, किन जगहों पर सुधार करने की जो आवश्यकता है वो आप महसूस करते हैं? सोहन सिंह जी, बड़ा स्पष्ट कहना है कि बीजेपी ने ही महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। बीजेपी के ही राज में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में महिलाओं को रोजगार देना, महिलाओं को मजबूत करना, महिलाओं के नाम से योजनाएं चलाना, महिलाओं को जितना काम महिलाओं का इस बार हुआ है, इस एनडीए की सरकार में हुआ है, कभी भी नहीं हुआ। इसलिए हम स्पष्ट कह रहे हैं कि महिलाएं और युवाओं के जिस तरह से हमने काम के तरीके निकाले हैं, उनको रोजगार दिया है, बिजनेस दिया है, तो हमारा एमवाई फैक्टर जो है, इनके एमवाई फैक्टर पर भारी पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात है, जो हमारे पास फीडबैक आ रही है, बिहार की जनता ने ठाना है तेजस्वी को विपक्ष में बैठाना। बिहार की जनता ने ठाना है तेजस्वी को विपक्ष में बैठाना है, और वो कल आपको पता चल जाएगा। तीसरा, अभी मेरी कांग्रेस की बहन कह रही थी नीतू जी कि ये जनता चुनाव लड़ रही थी। मैं इनकी बात से 100% सहमत। जनता चुनाव लड़ रही थी जंगल राज के खिलाफ, जनता चुनाव लड़ रही थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। जनता ने ये देखा कि एक आदमी चारा चोर घोटाले के मामले में कांग्रेस ने उनको जेल के अंदर बंद करा। कांग्रेस खुद जमानत पर भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर है। दोनों ही चोर, दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। दोनों भ्रष्टाचारी एक साथ खड़े होकर के बिहार की जनता को लूटने के लिए, बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए साथ खड़े हुए हैं। तो बिहार की जनता ने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। बिहार की जनता लड़ाई लड़ रही है परिवारवाद के खिलाफ। जिस तरीके से
अगर वहां पर मुख्यमंत्री बनेंगे तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे। ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी, लालू यादव की पार्टी में बहुत कार्यकर्ता बड़े बड़े नेता हैं, कांग्रेस में भी बड़े बड़े नेता हैं, बाकी बिहार के अंदर भी बहुत लोग हैं। अच्छा, इस सवाल का ना जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि अगर महागठबंधन की जब बात हो रही है तो क्या तेजस्वी यादव से बड़ा कोई दूसरा नेता है? और सवाल यह भी उठता हुआ जरूर नजर आता है कि क्या सीएम फेस तेजस्वी यादव को डिक्लेयर करने में थोड़ी देर कर दी है? आरजेडी से हमारे साथ में प्रोफेसर दिनेश पाल जी भी लगातार यहां पर मौजूद हैं। दिनेश जी, अब आप एमओए समीकरण को लेकर के बात हो रही है, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महिला युवा का समर्थन उन्हें लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है, जंगलराज के मुद्दे को लेकर के भी लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर एग्जिट पोल की ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, ये एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता हुआ नजर आता है, तो क्या इन मुद्दों का असर जमीन पर, धरातल पर नहीं दिखता है? या फिर आप जो अपने मुद्दे हैं वो कौन से मुद्दे हैं जिनको आप आधार बनाकर ये कह सकते हैं कि महागठबंधन इस बार बढ़त बनाता हुआ नजर आएगा? देखिए, आपको सबसे पहले तो बता दूं कि भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री हार रहे हैं। आप सम्राट चौधरी को आपको जो संभावना जता रहे हैं जीतने का, मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जो हम लोग को वहां से फीडबैक मिल रहा है, पिछली बार उपचुनाव में अरुण जी बहुत कम वोट से आ रहे थे, इस बार सम्राट चौधरी वहां से हारेंगे और विजय सिन्हा की बौखलाहट आपने देख लिया पहले ही। देखिए, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, उस इलाके से मुंगेर से सांसद है लल्लन सिंह, जिन पर की एक दवायर की रिपोर्ट में एक साफ आरोप है। आरोप क्या है? बल्कि प्रमाण के साथ है कि लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री बनने के लिए करोड़ों का फ्लैट नीतीश जी के बेटे को गिफ्ट किया, तब मंत्रालय मिला। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। उसके बाद उसी इलाका पीरपैंती से जो भागलपुर का इलाका है, जिसपे भाजपा के आरके सिंह ने कहा कि 62,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ अडानी को दिया गया है। उसके बाद 71,000 करोड़ गबन का आरोप था। उसके बाद जो मुकामा में अनंत सिंह ने जिस क्रूरता से दुलाल यादव की हत्या की, उसके बाद लल्लन सिंह ने कहा कि सब लोग अनंत सिंह बनो और दलित पिछड़ों को निकाले मत दो वोट देने के लिए। इसका और बिहार में जो एक बहस मत कीजिए, अभी एग्जिट को लेकर कितनी बात रखिए। अनिल जी, आऊंगा आपके पास। पूरी तरह बदलाव के पक्ष में मतदान हुआ है, नौकरी और रोजगार के लिए। जमानत बार हैं या नहीं है, ठीक है, आप तथ्यों पर बात करो, आप आरोप लगा करके मत भागो। हमारा बड़ा स्पष्ट है कि क्या लालू जी ने भ्रष्टाचार करा था, इसने 4 घोटाले बंद गए थे, या कांग्रेस ने उनको गलत फंसाया? भाजपा के अनिल गोयल जी को अरे आज बहस मत कीजिए करके। देखिए, रुकिए 1 मिनट रुकिए। अब सवाल यहां पर ये बड़ा उठता है ना कि अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के आप हमलावर नजर आए हैं, आरजेडी पर हमलावर नजर आए हैं, तो क्या वो मुद्दा जनता के बीच में आप तेजी से उठा पाए हैं? क्या उसका जो फायदा है वो एनडीए खेमे को मिलता हुआ नजर आया है? आगे भी आप लोगों से चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन बात यहां पर पटना प्रमंडल की भी कर लेते हैं। पटना प्रमंडल की अगर बात करें तो यहां पर कुल 43 सीटें हैं। पटना में 43 सीटों पर कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, इस पर भी नजरें लगातार हमारी बनी हुई हैं। और जो एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें 23 सीटें एनडीए के खाते में जाते दिख रही हैं। महागठबंधन को 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, 2 सीटें अन्य को मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। पटना प्रमंडल की 43 सीटों की अगर बात करें तो 23 सीटें एनडीए को मिलती हुई यहां पर नजर आ रही हैं, 18 सीटें महागठबंधन को मिलने का अनुमान है और 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बात मोकामा जिले की करें तो उस सीट की मोकामा सीट इस बार बेहद चर्चा में रही है। मोकामा सीट से जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह मैदान में हैं। उनकी टक्कर दूसरे बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी से है। इस सीट से अनंत सिंह बाजी मारते नजर आ रहे हैं। दानापुर सीट की बात करें तो बीजेपी के रामकृपाल यादव का मुकाबला आरजेडी के रीतलाल राय से है। बीजेपी के रामकृपाल यादव यहां से बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। फुलवारी शरीफ सीट की भी खूब चर्चा हो रही है। जेडीयू के श्याम रजक का मुकाबला सीपीआई एमएल के गोपाल रविदास से है। जेडीयू के श्याम रजक यहां से बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बांकीपुर सीट की अगर बात करें तो यहां से बीजेपी के नितिन नवीन का मुकाबला आरजेडी की रेखा कुमारी से है। बीजेपी के नितिन नवीन यहां से बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नालंदा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से जेडीयू के श्रवण कुमार बाजी मारते नजर आ रहे हैं। यहां उनके सामने कांग्रेस के कौशलेंद्र कुमार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रोहतास जिले की सासाराम विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से आरएलएम की स्नेहलता कुशवाहा बाजी मारती हुई नजर आ रही हैं। यहां उनके सामने आरजेडी के सतेंद्र शाह अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अमित जी हमारे साथ में बने हुए हैं। अमित जी, अगर पटना प्रमंडल की मैं बात करूं तो पटना प्रमंडल के जो 14 जिले हैं वो कई मायनों में बेहद खास हो जाते हैं। अगर पिछली बार की तुलना करें इस बार के चुनावों से तो यहां पर
एनडीए को जो है वो एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे क्या फैक्टर्स बड़े नजर आ रहे हैं, क्यों यहां पर महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है? सोहन, देखिए, वहाँ पे महागठबंधन पटना में इसलिए पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, बाकी के क्षेत्रों में जो उम्मीदवार है उसके प्रति नाराजगी है, तो यहाँ पे उम्मीदवारों का सिलेक्शन महागठबंधन द्वारा सही नहीं किया जाना। दूसरा, इस बेल्ट में जो प्रशांत किशोर नुकसान कर रहे हैं वो महागठबंधन को भी कर रहे हैं। पटना के बेल्ट में देखिए क्या है, 1, 2, 3 सीटों का नुकसान इस वजह से भी हो रहा है कि कई दिग्गज मैदान में आ गए। रामकृपाल यादव के दानापुर लड़ने से स्थिति रोचक हो गई और सीट हाथ से निकलती हुई महागठबंधन से नजर आ रही है। उसी प्रकार दूसरी जो है, बात करें हम सीट की, तो श्याम रजक फिर से जेडीयू में चले गए। जेडीयू का संगठन वहां पे अच्छा वर्किंग किया, तो श्याम रजक की जो जीतने का कारण होगा वो जेडीयू का संगठन होगा और श्याम रजक का व्यक्तित्व होगा। पिछली बार चुनाव हार गए तो दूसरी पार्टी में थे, तो ये तमाम वजह है जो। और पटना देखिए शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में बीजेपी के वोटर ज्यादा होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में इनके ज्यादा होते हैं। तो पटना में शुरू से बीजेपी का दबदबा रहा। देखिए, चाहे कुमरार कह लीजिए, चाहे पटना साहिब कह लीजिए, चाहे दीघा कह लीजिए, चाहे अपना बांकीपुर कह लीजिए, इन तमाम सीटों पे हर बार बीजेपी का दबदबा रहा है। शहर होने के कारण बीजेपी के वोटर्स वहाँ ज्यादा तादाद में है और यही कारण है कि बीजेपी वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन जैसे ही पटना के ग्रामीण इलाके में जाते हैं, चाहे मनेर जाइए, चाहे विक्रम जाइए, वहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस आगे चल रही है। पालीगंज चले जाइए, लेकिन पटना प्रॉपर की जो सीटें हैं साथ, उन सीटों में ज्यादा बढ़त है एनडीए को। अच्छा, जो 2 अन्य सीटें दिखा रहे हैं कि 2 अन्य जो हैं वो चुनाव जीते हुए नजर आ रहे हैं, वो 2 अन्य में कौन कौन है? देखिए सोहन, यहाँ पे 2 अन्य में जो है, एक केसी सिन्हा मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं पटना प्रमंडल के अंदर में, और एक सीट ऐसी है जहाँ पे अन्य जीतते हुए नहीं दिखा रहे, फाइट में ट्रेंगुलर सीरीज बनाए हुए हैं और वो निर्दलीय है और वो जो है फाइट कर रहे हैं। वो सीट हमको भी देखनी पड़ेगी क्योंकि अभी एग्जैक्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन ये है कि वो है। लेकिन ये सीटें जो है अन्य नहीं जीत पाएंगे, लेकिन मुकाबले में है, इसलिए हम लोगों ने चूंकि एग्जिट पोल किया है तो एज जिसके पास है वो दिखाते हैं। ठीक है। दिनेश पाल जी मेरे साथ में लगातार बने हुए। दिनेश जी, अब अगर पटना प्रमंडल की बात करें तो यहां पर जो आपका लगातार अभी तक हर प्रमंडल में बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा था, यहां पर जो है थोड़ा सा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। क्या वजह मानते हैं शहरी इलाकों में अगर मतदाता तक कनेक्ट नहीं कर पाते हैं आप? देखिए, ऐसा नहीं है। सारी इलाकों में भी आप बांकीपुर से नवीन जी हारेंगे, रेखा गुप्ता जी जीतेंगी वहां से, रितलाल जी अच्छी लड़ाई में है, श्याम रजक इस बार फिर हारेंगे क्योंकि जो उनके खिलाफ हैं वामपंथी नेता हैं, बहुत जमीनी नेता हैं। और आपको जो अन्य की बात कर रहे हैं, बता दें कैमूर जिला में 4 सीट है और चारों पे एनडीए पिछली बार साफ हो गई थी और इस बार भी वहां पे आरजेडी के साथ लड़ाई बीएसपी के बहुजन समाज पार्टी और आरजेडी के बीच लड़ाई चारों सीट पे है। एनडीए चारों पे किसी सीट पे लड़ाई में नहीं है। ये स्थिति है कैमूर की। और रोहतास में पिछली बार हम लोग पूरा का पूरा सीट जीते, 7 सीट जीते थे, बक्सर में जीते थे, तो वो हमारी जीत का जो रेशियो था, भोज शाहबाद में 22 में हम लोग लगभग 20 जीते थे, तो वो हमारा बरकरार है। स्नेहलता जी जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, सासाराम सीट से वो भी हारेंगे, ऐसा हम लोग को बस फीडबैक है, हम लोग का जो अपना अनुमान है। तो यह आपके जो हमको लगता है कि जो 18-23 है वो उल्टा हो जाएगा, 23-18 हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, वो कल पता चल जाएगा कि कितना एग्जैक्ट जो है ये एग्जिट पोल होता हुआ नजर आता है और कितना एग्जैक्ट जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो होते हुए नजर आते हैं आंकड़े। अविनाश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, अब लगातार ये बात कही जा रही है कि शहरी इलाकों में तो जो गठबंधन है वो मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन जब ग्रामीण इलाकों में पटना के हम जाते हैं तो वहां पर स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है एनडीए की। लेकिन पटना प्रमंडल की अगर बात करें तो पिछली बार की तुलना में अगर देखें तो बढ़त बनाते हुए आप नजर आ रहे हैं। खुश हैं इस एग्जिट पोल से, जो आंकड़े इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं पटना प्रमंडल को लेकर के? देखिए, एग्जिट पोल में जैसा कि मैं हमेशा से ही कहते ही आ रहा हूं कि ठीक है, ये कैलकुलेशन जो भी है वो तो एक हाइपोथेसिस है, जो भी है ये। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी आंकड़े हैं, अभी जो भी खुश हो रहा है, या फिर मैं खुश हो रहा हूं या फिर मेरी विपक्षी पार्टी खुश हो रही है, उससे कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। मैं आपको बता दूं कि कल का जो मैंडेट होगा, इस समय तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इससे पहले इनफैक्ट। और मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल बिहार में जिस तरीके से मैंडेट जनता ने दिया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे को देख के, तो वो सामने आएगा और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कंटिन्यू करेंगे एज अ सीएम ऑफ द बिहार स्टेट।
और फिर से जो हमने दर शुरू किया है उसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी एग्जिट पोल में क्या हो रहा है उससे बहुत ज्यादा ताल्लुक मैं नहीं रखता हूं, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर खुश होना या फिर दुखी होना बेवकूफी होगी, क्योंकि ये एक हाइपोथेसिस है, ये एक कल्पना है कल, और ठीक है सैंपल सर्वे करके किया गया है इसको, बट बहुत ज्यादा हद तक करेक्ट नहीं है, सारा टोटल कैलकुलेशन नहीं है, हो सकता है बायस्ड कैलकुलेशन भी हो सकता है, न्यूट्रलिटी बहुत ही मतलब इसमें क्वेश्चनेबल है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लेट अस वेट फॉर टुमारो, कल की आज की बात, यानी कि आपको जो है वो अभी भी कल तक का इंतजार है, और अब देखने वाली बात ये होगी कि कल जो है वो आंकड़े क्या कुछ निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज बैठा जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, अगर इस बार जिस तरह की उम्मीद आपने की थी उस तरह का प्रदर्शन नहीं रहता है तो क्या लग रहा है आपको, जनसुराज को कौन सी वो जगहें हैं जहां पर काम करने की जरूरत है ताकि जनसुराज जो है अगली बार अगर चुनावी मैदान में उतरे, अभी तो पहला चुनाव था, और ज्यादा मजबूती के साथ में निकले, जनता से ज्यादा कनेक्ट कर पाए? देखिए ये तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन जो भी परिणाम होगा सबको स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि सब लोग बिहार का भला चाहते हैं। अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे होता है तो हम लोग भागने वाले नहीं है, बिहार को हम लोग अच्छा देखना चाहते हैं, बिहार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो इस बार नहीं तो अगली बार हम लोग 5 साल फिर से मेहनत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, उनको समझेंगे, समझाएंगे। अगर जो मौजूदा सरकार है, सरकार के जो भी नीतियां हैं उनमें कोई खामियां, उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसमें करेक्शन करना भी एक पॉलिटिक्स कहा जाता है। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता है केवल विधायक बनना, मंत्री बनना या सत्ता में जाना। अगर उसमें करेक्शन भी आप करवा रहे हैं अपनी आवाज उठा करके, जनता के लिए भले के लिए हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो हम लोग तो काम करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, नीतू जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। नीतू जी, अब वो कह रहे हैं कि पहले खुश होने की जरूरत नहीं है, बाद में कल की तस्वीर साफ हो पाएगी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की ओर से महागठबंधन अगर जीता हुआ नजर आए तो लड्डू का ऑर्डर दिया गया आपकी तरफ से या नहीं दिया गया अभी? जी, एक बार रिपीट किया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि आप पहले खुशी मना रहे हैं या नहीं, क्योंकि अब देखिए कल अगर महागठबंधन सरकार बनाता हुआ नजर आता है, जिस तरह से एग्जिट पोल तस्वीर दिखा रहे हैं, तो तैयारियां हो रही हैं उसको लेकर के या नहीं हो रही, या फिर आप भी फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हमारी तैयारी तो भाई सरकार में हम लोग साथ में हैं, तो हमारे गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व अगर अपनी तैयारी में प्रमुखता से आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग उनके साथ हैं। और ये तो तय है कि महागठबंधन ही सरकार बना रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, इस बार जनता ने अपनी मत की सुरक्षा और रक्षा खुद की है। इसीलिए आप जहां तहां देख रहे हो कि बहुत सारा वीडियो आया है अपनी मत का रक्षा करते हुए, और लोगों ने बताया है कि कहां कहां चोरी हो रही है। और जहां तक बात है कि बिहार में कांग्रेस और गठबंधन की जो सरकारें हैं बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी अच्छी नीतियों के साथ बनेगी, और हमारा जो एजेंडा है वो सबसे कारगर एजेंडा था। हमारे ही एजेंडा का ब्लूप्रिंट लेकर के सामने की सरकार ने बहुत हद तक अपना भी काम सेटअप किया। जहां तक महिला वोट की बात थी, तो मैं महिला वोट पे यही कहना चाहूंगी कि महिला वोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस बार कांग्रेस के साथ है, और मैं आपको महागठबंधन के साथ है, क्योंकि हमने बड़ी अच्छे से 25, यानी कुल मिलाकर के आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि महिला वोटर जो हैं वो आपके साथ नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। वक्त यहां पर हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे बाकी बचे हुए प्रमंडलों के बारे में भी। कहीं मत जाइए, लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं एग्जिट पोल के वो नतीजे जो कल एग्जिट पोल में भी तब्दील होते हुए आपको नजर आएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक।